हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? मस्त हैं आप लोग? मस्ती करते रहें, साथ ही साथ पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग कहाँ है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस थ्योरम। यानी कि जो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा कि फाई ई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इसका यूज कहाँ होता है, अनुप्रयोग कहाँ है, उस चीज को हम बता पाएंगे। तो स्टूडेंट, इसका उपयोग ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कूलाम के नियम के सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल लेते हैं, और लेकिन निकालने में कठिनाई होती है, कठिन विधि हो जाता है। तो उस जगह पर हम यूज कर लेते हैं इसकी फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का, अर्थात गॉसियस थ्योरम का। तो चलिए आप ये सीखते हैं। इसके अनुप्रयोग सीखने से पहले आपको एक चीज हम बता दें कि दो तीन डिफिनेशन आपको ऐसे जाना कि आवेश घनत्व क्या चीज होता है। ठीक है, क्या चीज? कि आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब ये होता है कि किसी भी चालक पर आवेश की कितनी मात्रा उपस्थित है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व जो होता है वो तीन प्रकार का हो सकता है। तीन प्रकार का कैसे हो? जैसे एक तो चालक देखिए लीनियर हो सकता है, जैसे एक तार है, एक छड़ है, तो एक लीनियर हो सकता है, मतलब लंबाई वाला हो सकता है। एक क्या चीज हो सकता है कि चादर टाइप हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। ठीक, और चालक का एक शेप और हो सकता है, वह गोलाकार हो सकता है। तो ये तीन तरीके से होता है। तो एक जो आता है, पहले वाले को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, और लेमडा बराबर होता है Q अपान L, यानी कि आवेश पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी कि लेमडा को हम क्या बोलते हैं, लेमडा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक लंबाई है, L लंबाई का कोई तार है, और इस पर प्लस Q आवेश समान रूप से ऐसे वितरित है, तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, लेमडा। यानी कि जहां लेमडा होगा हम समझ जाएंगे रेखीय आवेश घनत्व, और ये इसका सूत्र क्या होता है, Q बटे L। इसके मात्रक की अगर बात किया जाए तो यह क्या चीज हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर हो गया। दूसरा आपको ये जानना है, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है ना, क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये पृष्ठ आवेश घनत्व क्या चीज है? तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब, इसको पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा का सूत्र होता है Q अपान A। यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि ये ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो गया। एक तीसरा चीज आता है, तीसरा ये आता है कि आयतन आवेश घनत्व। क्या चीज? आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं रो से। किससे? रो से। रो बराबर हो जाएगा Q अपान V। ठीक है, रो बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V। यानी कि ऐसे आप बता सकते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर, किस पर, आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और प्रति क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, प्रति लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है वो क्या चीज हो जाएगा, इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो यह थोड़ा सा चीज था, चूंकि आगे जो एप्लीकेशन में पढ़ाने वाला हूं तो उसमें इसका यूज है। तो लेमडा बराबर आप क्या जानेंगे, Q बटे L। लेमडा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा क्या होता है, Q बटे A होता है, इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। रो क्या होता है, तो Q बटे V होता है, और रो को कहते क्या है, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आप जाने, आगे जो है इसका यूज है। तो चलिए हेडिंग लगाए आप लोग, हेडिंग लगाए गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग।
एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस थ्योरम। तो उसमें पहला हेडिंग लगाएंगे, पहला हेडिंग लगाए कि एक अनंत लंबाई के सीधे अचालक तार के कारण वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग लगाइए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें गॉसियस के थ्योरम में का जो पहला यूज है वह क्या है, ये क्या चीज है कि यह कह रहा है कि अगर मान लिया जाए, ठीक है, कि यह एक तार है, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि यह एक अनंत लंबाई का तार है। इस तरीके से अनंत लंबाई का एक तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, ठीक है, इधर भी और इधर भी प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा समझे, जैसे अगर मान लिया जाए कि एक अनंत लंबाई का तार है, उसको आवेशित कर दिया जाएगा, तो जब आवेशित किया जाएगा तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो आपसे ये पूछा जाता है कि कितनी दूरी पर कितना होगा, ठीक है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। जैसे ये देखिए, ये जो लाइट जाता है, लाइट जो पोल के द्वारा लाइट जाता है तो अभी बहुत दूर तक जाता है, तो आप लोग देखते होंगे वो अभी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, लेकिन अब इतना नीचे तक हम लोगों तक नहीं कर पाता है कि खींच जाए, लेकिन वहां तक देखते होंगे किसी किसी पोल पे लिखा रहता है खतरा, ठीक है। तो खतरा का मतलब ये होता है कि जहां वो लिखा गया वहां तक वैद्युत क्षेत्र है, उसके ऊपर आप एकदम बिल्कुल मत जाइए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र वहां तक है। तो वही हमको पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र कहां तक होता है। तो हम मानेंगे, पहले फिगर बनाते हैं। तो इस तरीके से अब इसके लिए हम करते क्या है कि जितनी दूरी पर कहता है, ठीक है, जितनी दूरी पर कहता है उतना त्रिज्या ले करके हम एक काल्पनिक गॉसियन बेलन खींचते हैं। ये अपनी सुविधा के लिए खींचते हैं, एक काल्पनिक गॉसियन बेलन खींचते हैं। ये पॉइंट P है। गॉसियन बेलन अपने सुविधा के लिए ही खींचते हैं। तो सपोज कर लिया कि इस गॉसियन बेलन का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, R। अच्छा अब ये मान लिया जाए कि ये जो P है, ये पॉइंट P है, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको गणना करना है। मान लिया जाए कि इस पॉइंट P पर इस बेलन के एक छोटे से अवयव, क्षेत्रफली अवयव, जैसे इसका टोटल कुछ क्षेत्रफल होगा तो सभी क्षेत्रफल है उसका एक छोटा सा हम क्षेत्रफल काट लें, इतना बड़ा केवल, और इसके कारण देखें कि यहां से कितनी वैद्युत बल रेखाएं इधर निकल रही हैं। तो जब इतने के कारण हमको पता चल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टोटल बेलन के कारण कितना वैद्युत फ्लक्स हुआ वो हमको पता चल जाएगा। अब यहां देखिए, मान लीजिए कि इस पॉइंट P पर जो क्षेत्रफलीय अवयव dA का डायरेक्शन है वह वैद्युत क्षेत्र E के डायरेक्शन के क्या है, समान है। लेकिन अब देखिए वैद्युत बल रेखा इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा ना, यहां भी। यहां से अगर पूछा जाए कि इसका जो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ पर, तो ये देखिए E का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा और जो DA का डायरेक्शन होगा वो इधर, यानी कि इसके बीच का ये जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश का बन जाएगा। यानी कि इसके समतल पृष्ठ से अगर पूछा जाए कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो आप बताएंगे 0। यहां से निकलने वाला जो फाई E का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि फाई E बराबर होता है E dA cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा के जगह पर क्या रखोगे आप, 90 ना, तो cos 90 अंश का मान क्या चीज होता है, 0। तो इधर से निकलने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब लिखेंगे, यहां से आप फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जो Q आवेश से आवेशित किया गया है तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। माना इस तार के कारण इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब हम क्या करके लिखेंगे कि इसके लिए R त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन बेलन खींचते हैं। क्या खींचते हैं, गॉसियन बेलन खींचते हैं। अब ये मानते हैं कि बिंदु
पर क्षेत्रफलीय अवयव डीए तथा वैद्युतीय क्षेत्र ई एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में है का मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश है, दिशा में है। अच्छा, इसलिए यहां लिख सकते हैं एक ही दिशा में है तब, ठीक है, तब DA से गुजरने वाला या निकलने वाला वैद्युतीय फ्लक्स, तो वैद्युतीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वैद्युतीय फ्लक्स होगा, उसको हम यहां लिख दे रहे हैं कि डी फाई ई इज इक्वल हो जाएगा ई, ऐसे होता है ना वेक्टर ई इंटू क्या चीज है डी ए होता है, या इसी को आप लिख सकते हो ई इंटू डी ए कॉस थीटा। समझ में आता होगा कि वेक्टर ए हो बी हो तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ आप केवल लिख सकते हैं क्या कि डी फाई ई इज इक्वल क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए, ठीक है। क्यों हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ जो थीटा है वो कितना अंश बनाएगा, कोण 0, दोनों एक ही दिशा में है। ये हो गया, यानी कि इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वह कितना होगा ई इंटू डी ए हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज और भी हम देखें, एक चीज और अगर देखेंगे तो लिखेंगे लिखेंगे बेलन के पूरे वक्र भाग से निकलने वाला वैद्युतीय फ्लक्स। अच्छा, टोटल जो वैद्युतीय फ्लक्स होगा यानी कि फाई ई का जो वैल्यू होगा आप इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, ई इंटू डी ए का। बोलिए समझ में आ रहा है। जैसे छोटा सा हम लोग इसके कारण निकाल लिए हैं, तो वक्राकार भाग का मतलब क्या है, ये वाला, जैसे ये मार्कर क्या है, ये वेलन है, तो ये वाला जो ऊपर आता है ये समतल होता है, समतल पृष्ठ होता है, और ये वाला जो होता है वो क्या होता है, वक्राकार होता है। तो हमने क्या किया कि इस पर एक छोटा सा, मान लो ये छोटा इतना, केवल इस छोटे के कारण हमने निकाल लिया, वो आ गया ई इंटू टी। लेकिन हमको तो यहां से लेके यहां तक जितना ये वक्राकार भाग है, यहां से यहां तक वो टोटल लेना है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि निकालना, तो जब निकालते हैं तो टोटल का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। भाई या तो ये छोटा सा यहाँ कितना निकल रहा है, यहाँ कितना निकल रहा है, फिर इधर कितना निकल रहा है, इधर कितना निकल रहा है, सभी को आप जोड़ोगे तो जोड़ो, या फिर हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग भी नोट कर लीजिए, इसका हमने लंबाई डिनोट कर लिया एल, यानी कि बेलन का, इस बेलन का जो लंबाई है वो क्या है, एल है। फिर देखिए तो इतना हो गया। अच्छा, अब एक चीज और देखा जाए, ये तो वक्राकार भाग से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो निकल गया। अब अगर कहें इस समतल पृष्ठ से, ठीक है, यहां आप लोग लिख सकते हैं कि वेलन के समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे डी ए और ई का जो डायरेक्शन है वो क्या चीज है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसलिए फाई बराबर 0 लिखेंगे। अब क्या बचा, क्या लिखेंगे, अतः पूरे बेलन से निकलने वाला वैद्युतीय फ्लक्स, तो टोटल जो वैद्युतीय फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा, तो ये जो बचा हुआ केवल और केवल इतना ही होगा, क्योंकि ये 0, यानी कि हो जाएगा फाई ई इज इक्वल इंटीग्रेशन आप कर दीजिए किसका, ई इंटू डी ए का। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, इसको यहां देख लिया जाए, इसको आप ऐसे भी लिख पाएंगे
कि फाई ई इज इक्वल इंटीग्रेशन, देखो ई क्या है, ये तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये कांस्टेंट होगा, ई को आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी ए का। अब चूंकि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या चीज होता है कि जो बेलन है उसका पूरे का क्षेत्रफल, ये छोटा सा क्षेत्रफल हमने डीए माना था, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब ये हो जाता है इसका पूरे का क्षेत्रफल। तो किसी बेलन का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। इस पूरे बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एल होता है, और इंटीग्रेशन डीए का मतलब क्या होता है, पूरा क्षेत्रफल। तो ये हो गया, यानी कि फाइनली हम देखेंगे कि फाई ई इज इक्वल क्या चीज हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर इसको आप क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक ना। जल्दी नोट कीजिए, एक बार यहां तक और भी समझा दे क्या, बस आप फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद जैसे मैं लिखा हूं, ज्यादा कुछ कहने नहीं लिखो, फिगर बना लीजिए। लिखने के बाद फिर लिखिए कि माना बिंदु P पर क्षेत्रफलीय अवयव डीए तथा वैद्युत क्षेत्र ई एक ही दिशा में है। डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी वाले फार्मूला से फाइनली डी फाई बराबर ई इंटू डी आ जाएगा। तो बेलन की जैसे यहाँ दो तरीके से, एक तो बेलनाकार भाग से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, और एक जो उसका ऊपर समतल वाला होता है वहां से निकलेगा। लेकिन जो समतल वाले से निकलेगा वहां से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ई और डीए के बीच कोण 90 अंश बनता है, cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। अब आता है केवल बचा क्या, ये बेलनाकार वाला, तो बेलनाकार के कारण हमने निकाला है, तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीए आ रहा है, तो केवल यही इतना ही केवल निकलेगा पूरे बेलन के कारण, तो हमने यहां से सॉल्व किया। अब यहां से फाई बराबर ई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन केवल डीए का करना है। इंटीग्रेशन डीए का मतलब ये होता है पूरे बेलन का क्षेत्रफल, तो पूरे बेलन का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एल होगा, जहां आर बेलन का रेडियस है और एल क्या चीज होता है, ये लेंथ आप सिलेंडर हो जाएगा। अब फाई ई बराबर इतना, ये काम हमेशा यही करना होगा कि छोटे से अवयव के कारण निकालना है, निकालने के बाद से उसका इंटीग्रेशन करके हमेशा यह वाला समीकरण बना लेना है, ठीक है। नोट करना है, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लें, वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ा करें। फिर देखिए, अब यहां तक जब समीकरण 1 हमारा बन जाता है, हमेशा हमेशा ऐसे ही, उसके बाद से क्या करते हैं, लिखते हैं गॉस के प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से। अच्छा, गॉस के प्रमेय से क्या चीज होता है कि फाई ई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए, फाई ई बराबर आपने कितना निकाला, ई इंटू 2 पाई आर एल, और गॉस क्या बोलते हैं कि इससे जो निकलेगा वही होता है कि किसी भी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, सॉरी, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो अब देखिए, हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहे तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे फाई के बराबर यह भी है, फाई के बराबर यह भी है, यानी कि अगर इनका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। या हमको वैल्यू किसका निकालना है, ई का, यही ना वैद्युत क्षेत्र है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपान 2 पाई आर एल, ठीक है ना। ये 2 पाई आर एल नीचे आ गया, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। एक तो यही आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, एक फार्मूला तो आपका यही हो गया, ठीक है, कि किसी तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्यू अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट होता है। अब चूंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q अपान एल, ये जो Q अपान एल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा, और लेमडा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। तो Q बटे एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा। तो इसलिए E बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई आर और एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई आर और एप्सिलॉन 0, मतलब लेमडा दिया रहेगा, क्या रेखीय आवेश घनत्व है 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और भी देखिए, सवाल लगाने के लिए, ठीक है, सवाल लगाने के लिए हम चाहें तो इसका ऐसे यूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर 2 का मल्टीपल कर दें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकेंगे 1/4, ये देखो 4
पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बटे 8। ये वाला आप लोग याद करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सवाल लगाने के लिए बहुत अच्छा यूज होगा। क्योंकि देखिए हमने क्या किया कि ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि सवाल में इतने का वैल्यू हम रख देंगे 9 × 10 पर पावर 9, और ये r क्या चीज है, तो r है दूरी, कहां से, उस तार से। अच्छा एक साथ था, और एक चीज और भी हम लोग देख लें कि ये सभी चीजें कांस्टेंट हैं, और सभी चीजें कांस्टेंट होने के साथ साथ हमको अब तो इसको मिटाया जा सकता है, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है, 1/4 नॉट कांस्टेंट है, लेमडा जो रेखीय आवेश घनत्व होता है किसी चीज का कांस्टेंट होता है। तो फाइनली हम ये देखेंगे कि E इज एंटी प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, यानी कि E जो है वह एंटी प्रोपोर्शनल है 1/R के, यानी कि जैसे जैसे, ठीक है, यहां आप नोट भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप तार से दूर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी आएगी, ठीक है। और ये कैसे होता है, रेखीय। अच्छा अभी पूछा जाए बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण आप लोग पढ़े हैं, तो बिंदु आवेश के कारण जो होता था वो है E एंटी प्रोपोर्शनल होता था R² के, ठीक है। यहाँ एक रेखीय आवेश के कारण क्या है, 1/R है, बिंदु आवेश के कारण इतना। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि द्विध्रुव है, द्विध्रुव है के कारण जो E होता था, तो E इज एंटी प्रोपोर्शनल टू किसके, RQ के, ये चीजें। तो इसको भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं कि एक रेखीय आवेश के साथ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है वह दूरी R के मतलब एंटी प्रोपोर्शनल होता है, और बिंदु आवेश के कारण जो होता है वह उसके स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, और द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण जो होता है वह उसके 3 घात, यानी कि जो दूरी होगा। अब पूछा जाए कि जैसे जैसे हम दूर हटेंगे तो समान दूरी पर, जैसे अगर एक रेखीय आवेश है, मतलब एक तार है, उसके कारण आप दूर जा रहे हो, एक बिंदु आवेश छोटा सा स्थिर आवेश है, उसके कारण आप दूर जा रहे हो, या द्विध्रुव है, तो किसमें जाने पर सबसे अधिक या तेजी के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा, तो आप तुरंत बताएंगे द्विध्रुव के कारण, और सबसे कम जाने पर E प्रोपोर्शनल 1/R के, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लें, और फिर आप लोग हेडिंग लगाएं। हेडिंग क्या लगाएंगे, तो पहले जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। तो नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप लोग, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये एक समतल चादर है और वह कैसा है, अचालक है, और उसको हमने क्या किया कि आवेशित कर दिया। तो उस चादर के कारण, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये कोई चादर है, ठीक है, सपोज कर लिया जाए कि ये कोई चादर है। अब इस चादर को हमने क्या किया, आवेशित कर दिया, ऐसे हमने चादर को रखा और इसको क्या किया, आवेशित कर दिया। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की, भाई ये तो चार्ज हो गया है ना, तो जब आवेशित हो गया तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितनी दूरी पर कितना होगा, या कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, वो इसका यूज हम करेंगे। और किसका यूज करके आपको निकालना है, गॉस का प्रमेय। तो चलिए बहुत आसान है, जैसे मैं लिखता हूं समझाता हूं उसी तरीके से आप लोग कोशिश करें लिखना, और अपने तरीके से लिखेंगे और अच्छी बात होगी। तो चलिए बात करते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए कि यह, सपोज कर लो कि यह जो है ना एक समतल आवेशित चादर है, ठीक है, इस तरीके से हमने सपोज कर लिया कि यह जो है एक समतल आवेशित चादर है, और ये प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया गया है, ठीक है, इसको प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया गया है, और इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। और इस चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, कितना मानते हैं हम लोग, सिग्मा है, ठीक है, घनत्व कितना है, सिग्मा है, क्योंकि ये चादर है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, तो इसमें क्या आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा। अच्छा, इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक मार्कर क्या हो गया, चलिए ठीक है, क्या करेंगे कि 1 मिनट मार्कर दूसरा ले लें ताकि आप लोगों को आसान हो समझाने में। चलिए
अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पृष्ठ के आर पार, ठीक है, इस चादर के आर पार करते हुए हम एक गॉसियन बेलन खींचते हैं। सपोज कर लिया जाए कि इस तरीके से हमने एक गॉसियन बेलन खींचा, ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्या किया कि एक गॉसियन बेलन खींचा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन बेलन, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे इसका जो इस बेलन का जो क्षेत्र अवयव है, ठीक है, इसका जो अवयव है वो क्या है, एक डीए है, और यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र का ई है, दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में है। इसी प्रकार इस बेलन का ये जो वक्र वाला, सॉरी, ये जो समतल वाला भाग, वो बेलन का मतलब जैसे मार्कर है तो मार्कर बेलन है, तो ऐसे हम रख रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो ये समतल वाला भाग आएगा और ये जो होगा ये क्या होगा, वक्र वाला भाग आएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ भी जो क्षेत्रफल अवयव होगा डी ए, वह इसका डायरेक्शन इधर होगा, और साथ ही साथ जो ई का डायरेक्शन होगा उसका भी डायरेक्शन इधर होगा। अब अगर यहां पर पूछा जाए कि इस बेलन के इस वक्र भाग से, ठीक है, ये जो वक्र भाग है चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो ये कितना निकलेगा, तो इस पे आप देखिए इधर जो क्षेत्र होगा वैद्युत क्षेत्र वो तो इधर हो जाएगा, लेकिन जो डी ए होगा वो हो जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश का बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम निकालेंगे यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कहाँ कहाँ से निकलेगा, एक तो पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ से निकलेगा, और एक प्लेन जो है ये जो समतल है यहां से निकलेगा, यानी कि पृष्ठ 1 से 2 से निकलेगा। तो इसको हम पृष्ठ 1 मान लें और इसको पृष्ठ क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है आपका आ रहा है वक्र वाला, वहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 वक्र। तो अब लिखेंगे कि लिखना है आपको कि पूरे चादर के से निकलने वाला या पूरे चादर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, जो टोटल आपका वैद्युत फ्लक्स होगा फाई टोटल जो होगा वह देखिए कहां कहां से गुजर रहा है। पहला तो यह गुजर रहा है कि यहां से स्टार्ट कीजिए, तो पहले तो हम लिखेंगे कि फाई या डी फाई लिख सकते हैं, डी फाई 1, ठीक है, यहां से डी फाई 1 से निकलेगा, ये कैसा आएगा प्लेन आएगा, यानी कि समतल लिख सकते हैं, या पहले पृष्ठ हो गया। फिर प्लस का ये देखिए यहां से निकलेगा, ये क्या चीज है, तो डी फाई ई जो है वो क्या चीज हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, ठीक है, क्या चीज, वक्र हो गया। यहाँ इधर से निकलेगा, फिर इधर से भी तो निकलेगा, और फिर आप प्लस इधर से आ जाओ, तो इधर से क्या चीज हो जाएगा कि डी फाई ई, और ये क्या है, 2 है, दूसरा पृष्ठ हो गया, यहाँ पृष्ठ लिख दीजिए, यानी कि जो टोटल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो 3 जगह से निकलेगा, एक तो इस वाले पृष्ठ से निकलेगा, दूसरा इस वाले पृष्ठ से, और तीसरा क्या होगा, बेलन की जो वक्राकार भाग होगा वहां से निकलेगा। अब देखिए यहां अगर पूछे कि यहां पर कितना होगा, तो आप बताएंगे कि यह हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है, E इंटू डी ए कॉस थीटा होगा। फिर यहां पर जो होगा यहां भी क्या हो जाएगा, ये ऐसे हम लिखते चल रहे हैं, ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा, 0। कंडीशन पे डी ए और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहां पर जो होगा वो हो जाएगा E इंटू डी ए, और कॉस कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्यों 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इधर है, अब क्षेत्रफलीय अवयव का डायरेक्शन इधर हम लंबवत लिए हैं। फिर इसी तरह डी फाई की बात करेंगे तो यह हो जाएगा E इंटू डी ए, और ये फिर क्या चीज हो जाएगा, cos 0 अंश, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वह एक ही तरफ है, ये हो गया। अब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, चूंकि cos 90 अंश बराबर 0, प्लस इधर देखेंगे तो ये केवल हो जाएगा E इंटू डी ए, यानी कि फाइनली जो हम इसको आपका डी फाई ई लिखते हैं, डी फाई जो होगा डी फाई लिखा, डी फाई ई टोटल बाद में किया जाएगा, ठीक है ना। तो डी फाई बराबर हो जाएगा ये 2E इंटू डी ए, ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे फिगर बनाना है,
फिगर बनाने के बाद से ये मान लेना है कि माना एक समतल चालक है, एक समतल चालक है जो Q आवेश से आवेशित किया गया है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके कारण, इस चादर के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए इसके आर पार होते हुए हमने एक गॉसियन बेलन खींचा। इस बेलन, अब ऐसे लिख दीजिए, इस पूरे चादर के कारण पूरे चादर से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई बराबर 3 तरीके से हो सकता है। या तो इस बेलन की इधर से निकल सकता है, इधर से निकल सकता है, इसके वक्राकार भाग से निकल सकता है। तो उसके लिए हम फार्मूला लिखें। फार्मूला के बाद से फाइनली हम ये आ गए कि डी फाई होगा 2E इंटू डी होगा, क्योंकि इधर से कोई वैद्युत फ्लक्स निकलेगा नहीं, केवल इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, तो उसको हमने जोड़ दिया। अब जो छोटा छोटा हम लोग अवयव लिए थे, चादर के इधर से भी छोटा सा अवयव लिए थे, इधर से भी छोटा सा अवयव लिए थे, तो उसके कारण इतना आया। अब पूरे चादर के कारण कितना होगा, तो पूरे चादर के कारण का मतलब जो छोटा सा अवयव डीए ले रहे थे वो टोटल अपनी क्षेत्रफल रख दीजिए। तो लिखेंगे कि अतः पूरे चादर के कारण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे चादर के कारण वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या कि फाई ई इज इक्वल, इंटीग्रेशन आप कर दोगे किसका, 2E इंटू डी का। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप पहले छोटे से के कारण निकालिए, उसके बाद से जब पूरे के कारण करो तो क्या कर देना है आपको, इंटीग्रेशन कर देना है। अब देखिए इंटीग्रेशन जो इसका होगा, ये 2 कांस्टेंट होता है और ई भी कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर देंगे, केवल इसका किसका इंटीग्रेशन होगा, डीए का। और अगर पूछे इंटीग्रेशन आप डीए कितना होता है, तो पिछला वाला जब तार के कारण हम लोगों ने पढ़ा तो बेलन लगाया था 2 पाई आर एल हो गया था, तार का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल हमने कर दिया। अब इस चादर का जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एरिया उसका होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो वो तो दिया रहेगा ना कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। फिर हाल हम यहाँ जो इंटीग्रेशन ऑफ डीए करते हैं इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, ए क्या है, इस चादर का पूरा क्षेत्रफल है, और डीए क्या है, छोटा सा एक अवयव लिए थे, इसलिए फाइनली हमको ये मिलेगा, ये जो फाई ई इज इक्वल हमको मिल रहा है वह क्या चीज हो जाएगा, 2E हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये 2E और इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। फिर देखिए अब यहां से इसको मानने के बाद से हम क्या लगाते हैं, फिर वही कहानी की गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से आप लगाओगे ना, तो ये क्या चीज होता है, आप जानते हो कि फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2, यहां से तो रटी हुई कहानी है। अब आप क्या करोगे, फिर लिखोगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 में जब आप देख रहे हैं तो फाई ई बराबर 2EA है, कहां से कैसे निकालें वो पूरी कहानी हमने बता दिया। और फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब दोनों ये इधर देखिए, अगर बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दायां पक्ष भी तो बराबर होगा, इसलिए हम लोग लिख पाएंगे कि 2EA इज इक्वल, इधर आप कर देंगे तो ये क्या चीज जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको तो वैल्यू E का निकालना है ना, E का निकालना है। 1 मिनट इधर लिखते हैं, नोट करते रहे आप लोग, एकदम सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही नोट कर सकते हैं, बस फिगर बना करके जैसे हमने किया, बस समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से अब हमको E का वैल्यू जब पता करना है तो E बराबर क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान 2A एप्सिलॉन 0। देख लीजिए ये 2A इधर जाएगा। अब देखिए क्योंकि हमको पता या तो एक फार्मूला तो आपका यही बन गया, एक फार्मूला यही बन गया कि अगर मान लीजिए आवेश दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि हम ये भी जानते हैं कि Q बराबर क्या चीज, Q अपान A, इस Q अपान A बराबर क्या चीज होता है, सिग्मा। और सिग्मा क्या चीज होता है, चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व है। इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल Q अपान, ये 2 हो गया, ठीक है, सॉरी Q अपान A की जगह क्या हो गया, सिग्मा हो गया, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यानी कि एक समतल अचालक चादर के कारण
जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां सिग्मा क्या है, Q/A है। इसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको प्रूव करने का तरीका भी बहुत आसान है। पहले आप फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद से एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाइए और ये सोचिए कि वैद्युत फ्लक्स यहां से निकल सकता है, इधर से निकल सकता है, इधर से निकल सकता है, तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो फाइनली आप ये देखे हैं कि वक्र भाग से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है वो 0 हो जाता है, यानी कि इधर से और इधर से। तो एक तरफ से EDA निकलता है, दोनों तरफ से निकलेगा 2 EDA। तो छोटे से अवयव DA के कारण हम जब निकालते हैं तो 2 EDA आता है, पूरे के कारण निकालते हैं तो इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो फाइनली हमको ये वाला मिल करके आता है। जैसे ही ये आता है उस तरह से गॉस का प्रमेय हम लिख देते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं और E को एक तरफ करते हुए बाकी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ गया। यहां से जो नोट करने वाली बात है, यहां से एक चीज नोट कर सकते हैं आप कि E जो है, E R पर निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, R पर निर्भर नहीं करता है का मतलब ये हुआ कि एक चादर है तो उस चादर से पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, तो जो जैसे मान लो कि दे दिया है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम होगा, तो अगर 1 सेंटीमीटर पर 2 न्यूटन प्रति कूलाम होगा तो 4 सेंटीमीटर पर भी 2 न्यूटन प्रति कूलाम ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं R पर डिपेंड नहीं है, यानी कि किसी भी समतल अचालक आवेशित समतल अचालक चादर के सभी तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो समान होती है, वह दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। दूरी को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जल्दी से नोट करें। हो गया। एक अभी देखिए NCERT में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेशित चालक, फिर अचालक नहीं, क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो इसके लिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका यूज करके हम किसी आवेशित चालक, ध्यान रहे, चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए ना कि इस तरीके से एक कोई चालक है, सपोज कर लिया जाए यह एक चालक है इस तरीके से, और इसको हमने क्या किया कि पूर्ण रूप से हमने इसको प्लस आवेश से इस तरीके से आवेशित कर दिया है। तो इस चालक के कारण इससे कुछ दूरी पर इसके बाहर एक बिंदु P है, तो हमको यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है कि कितना होगा। अगर ये चालक है और आवेशित कर दिया जाए तो पूछा जाता है कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि माना एक अति लघु मोटाई का, यानी कि बहुत कम मोटाई का एक चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है, लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं हम लोग, सिग्मा है। ठीक है, तो जब सिग्मा होगा तो अब देखिए सिग्मा है। अब एक काम करो कि इस चादर को ना हम चाहे तो 2 पृष्ठ के रूप में मान सकते हैं या 2 प्लेट के रूप में मान सकते हैं। जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि मान लो कि यह एक चादर है, तो इस चादर का 2 प्लेट, इसकी मोटाई जो है ना, ये वाली जो मोटाई है वो बहुत अगर छोटा है तो इसको आप दो चादर मान सकते हैं, एक इधर वाला और दूसरा इधर वाला। तो इसके कारण हमको ये निकालना कि इससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अगर मोटाई हम 0 मान लें, मतलब नगण्य मान लें, बहुत कम मोटाई मान लेंगे, तो एक पृष्ठ ये हो जाएगा, एक पृष्ठ ये हो जाएगा। तो दोनों पृष्ठों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके जोड़ दीजिए तो ये पूरे के कारण पता चल जाएगा। तो मान लिया जाए कि इसको हमने पृष्ठ 1 माना और इसको पृष्ठ 2 माना, इसका जो आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा, इसका भी आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों का सिग्मा होगा, क्योंकि किसी भी चालक के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व सभी कांस्टेंट होता है। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि चादर, या इस ऐसे लिख सकते हैं कि चालक के पृष्ठ 1 द्वारा उत्पन्न या द्वारा
P पर उत्पन्न वैद्युतीय क्षेत्र बराबर कितना हो जाएगा। अभी आप लोगों ने निकाला कि E1 अगर करते हो तो E1 बराबर क्या चीज हो जाएगा। अभी आप लोगों ने निकाला सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक चादर के कारण यही निकाला गया, ठीक है। इधर हो जाएगा, जो E1 का वैल्यू होगा वह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह प्लस आवेश से आवेशित किया गया है ना, तो जो इसकी वैद्युत बल रेखा निकलेगी वो बाहर की तरफ निकलेगी, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे कि चालक के पृष्ठ 2 द्वारा P पर उत्पन्न वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो E2 का मान होगा वो भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप इस पृष्ठ के कारण निकालें तो भी क्या हुआ कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पृष्ठ के कारण आप निकालोगे तो भी क्या, अभी हमने समझाया कि मान लो ये चादर है तो एक बार इसके कारण आप निकालोगे तो इसके पहले हम लोग चादर के कारण पढ़े हैं या प्लेट के कारण पढ़े हैं तो क्या आता था कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके भी कारण बाहर की तरफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इधर वाला जो होगा इसके भी कारण क्या चीज होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो और दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो एक ही होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में जो E2 का वैल्यू होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि दोनों धन आवेशित हैं। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 या फिर E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का भी वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये क्या चीज हो जाएगा फाइनली E बराबर हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये आंसर है, यानी कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है और किसी आवेशित और चालक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो क्या होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, पीछे पढ़ा गया। अब पूछा जाए कि चालक अगर रहेगा तो चालक है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा कि अचालक के कारण होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा क्योंकि ये दोगुना है अचालक के कारण। ये देखो सिग्मा अपान हमने पढ़ा है किसी अचालक के लिए, ठीक है, अचालक के लिए हमने पढ़ा है कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और अभी हमने पढ़ा कि ई चालक के लिए जो होता है अगर चालक है तो सिग्मा अपन क्या एप्सिलॉन नॉट है। देखिए अब अगर हम एक दूसरे को डिवाइड कर दें, एक दूसरे को, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो और एक दूसरे को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा ई अचालक बटे ई चालक बराबर, इधर देखिए इधर आप ये देखेंगे कि ये सब कट जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1/2 बचेगा, यानी कि आप लिख पाएंगे कि ई चालक जो होगा, ई चालक मतलब ई चालक का गुणा 1 में करोगे तो ई चालक I2 यानी कि 2E और ये क्या हो जाएगा अचालक, ठीक है। पहले समझना अभी समझा फिर बताते हैं। ये ई चालक का मतलब ये होगा कि जो चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह उतने ही दूरी पर उसी के कारण उतने ही आवेश के कारण और चालक से कितना होता है 2 गुना होता है, ठीक है। तो नोट कर लें। नोट हो गया। और भी देखा एक एनसीईआरटी का ही सवाल है और ये क्या है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा ये क्या आता है कि जैसे इसमें आपको ये बताना है कि अगर मान लिया जाए कि 2 प्लेट है, प्लेट कह सकते हैं या चादर जो भी कहना चाहें, जैसे अगर मान लिया जाए कि इस तरीके से एक चादर ये है और दूसरा जो चादर है वह इसके समांतर ऐसे रखा गया है, मान लिया जाए इसके समांतर ही ऐसे रखा गया और इन दोनों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो समान है सिग्मा, यह भी सिग्मा है।
एक को धन आवेश से आवेशित कर दिया गया है और दूसरे को ऋण आवेश से आवेशित कर दिया गया। ऐसे एक धन आवेशित वाले को प्लेट 1 मान लो, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने प्लेट 1 मान लिया और या ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ, ये हो गया प्लेट 1 और ये वाला क्या चीज हो जाएगा, ये हो गया प्लेट 2। ठीक है, बात समझा। कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व की, ठीक है, समान पृष्ठ घनत्व मतलब इसका और इसका समान पृष्ठ घनत्व है, धन तथा ऋण आवेशित, एक धन है और दूसरा क्या है, ऋण आवेशित, समांतर अचालक, ये दोनों कैसे रखे गए, समांतर रखे गए। तो प्लेटों के बीच में, यानी कि प्लेटों के बीच सपोज कर लिया जाए कि यहाँ एक कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा वो निकालना है, तथा बाहर क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इन दोनों के बाहर चाहे इधर या फिर इधर कहीं भी एक पॉइंट ऐसे P डैश है, तो यहाँ पर जो E का वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बहुत आसान है। आसान यह है कि मान लिया जाए एक बार आप इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दीजिए और एक बार इसके कारण आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिखना चाहें अगर, तो मैं तो बार बार बोलता हूँ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, फिगर आप बनाए जैसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं उस तरीके से लिखने की कोशिश करें। नहीं तो आप ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं माना कि दो समान, ये माना समान पृष्ठ आवेश घनत्व की एक धन तथा ऋण आवेश से आवेशित दो समांतर प्लेटें, प्लेट 1 व प्लेट 2 रखी गई हैं तथा इनके बीच में एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, अगर हम धन आवेश के कारण बिंदु P पर निकालें, यानी कि प्लेट 1 के कारण, इस प्लेट 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यह क्या चीज हो जाएगा, ये सपोज कर लिया जाए कि E1 है। ठीक है, क्या है, E1 है। हम वेक्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, बाकी कोई मतलब नहीं, ये E है। अब इसका जो P पर है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप जानते हो कि जो E का डायरेक्शन होता है, वैद्युत क्षेत्र E का डायरेक्शन होता है वह प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो यहां से ये निकलेगा। अच्छा, दूसरा क्या चीज होता है, अगर पूछे इसी तरीके से कि इस बिंदु P पर ही, बिंदु P पर जो माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये सपोज कर लिया जाए क्या होगा, E2 होगा। और इसका भी जो डायरेक्शन होगा वह किधर होगा, ऋण आवेश की तरफ ही होगा। क्यों, ऋण आवेश की तरफ जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आती हैं, तो ये वाला देखो E2 के कारण आ रही हैं, इसके कारण भाई धन आवेश से वैद्युत बल रेखा जाती है तो ये ऋण की तरफ जाएगा ना, तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही दिशा में होगा। तो आप लोग यहां लिख सकते हैं कि ऐसे पहले लिखेंगे कि प्लेट 1 के कारण मध्य बिंदु यहां लिख सकते हैं, प्लेट 1 के कारण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्योंकि अचालक है ना, ये हो गया। इसी प्रकार जब आप निकालेंगे कि प्लेट 2 के कारण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र किस पॉइंट पे, P पर, तो यहां से लिख सकते हैं प्लेट, ठीक है, सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है भाई, इसके भी कारण क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दिशा क्या होगा, इधर भी जो दिशा होगा वह किधर होगा, ऋण की ओर, ऐसे आप लिख सकते हैं, दिशा जो होगा ऋण की ओर होगा। और इसके भी कारण किधर होगा, इधर भी होगा, ऋण की ओर होगा, क्योंकि आपको पता है दोनों के कारण जो है ऋण की तरफ आएगा। लिखेंगे फाइनली, अतः मध्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, यानी कि E बराबर E1, दोनों एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे, तो E1 का वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या चीज हो गया, इसको आप ई बराबर निकालेंगे तो ये देखो दोनों को जोड़ोगे, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी कि मध्य बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा दोनों के कारण वो हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, नोट कर लें कि बीच में जहां आप लिख सकते हैं कि सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा को आप बोलते हो पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे, कहां निकाल दिया जाए, बाहर क्या होगा। ठीक है, यानी कि बाहर इस पॉइंट पे क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बस सब चीजें यही रहेगा, थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। ठीक है, इसको चलिए मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किया जाएगा कि यहां पर हमने निकाला अंदर की तरफ, अब किधर निकालना है, बाहर, इसके बाहर, चाहे आप पी डैश इधर मान सकते हैं या पी डैश इधर मान सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा। अब निकालेंगे कि बिंदु, या ऐसे लिखेंगे बाहर बिंदु पी डैश पर। ठीक है, पी डैश पर क्या कि प्लेट एक के कारण प्लेटों के बीच न होकर के, अब आप क्या कर देंगे, प्लेट एक के कारण, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, टोटल मिटा देते हैं। हाँ, तो किस पे निकालना है, पी डैश पे। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि बाहर के बिंदु पी डैश पर प्लेट एक के कारण जो वैद्युतीय क्षेत्र है या वैद्युतीय क्षेत्र ई का जो वैल्यू होगा, या E1 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एक के कारण जो होगा, प्लेट एक के कारण, अभी भी क्या होगा, यहां निकालेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दूरी पर डिपेंड तो करता नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अच्छा, दिशा की अगर बात है भाई, ये दिशा क्या हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इधर देखें, ऐसे हो जाएगा ना, E1 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस है तो बाहर की तरफ होगा। इसी तरीके से फिर लिखेंगे बाहर के बिंदु P डैश पर प्लेट 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E2 बराबर, वो भी क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस बिंदु पर सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वह किधर हो जाएगा, ऋण की तरफ होता है ना, तो यह इधर डायरेक्शन हो जाएगा, ई आप ऐसे मान दो। तो अब आप यह देख रहे हो कि जो E1 का वैल्यू है वो उधर है और E2 का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि और मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों के कारण जो है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन ही होगा, चाहे वो ऋण रहे चाहे धन रहे, बस अंतर ये होगा कि डायरेक्शन क्या है। तो ये बिंदु P पर, जब ये वाले बिंदु P पर देखा गया तो दोनों का डायरेक्शन सेम था, लेकिन इस बिंदु पर आप जब देखोगे तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ दिखेगी और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ दिखेगी, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और वैल्यू क्या है, सेम है। लिखेंगे अतः बिंदु P डैश पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो जुड़ेगा नहीं, घटेगा, यानी कि E बराबर दोनों का वैल्यू सेम है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको घटा दोगे तो कट करके क्या आ गया, 0, यानी कि इसके बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और अंदर क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ऐसे हम लोग अंदर की तरफ यहां देखा गया तो क्या आया था, अंदर की तरफ जो आया था वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया था, लेकिन इस पॉइंट पे जो E का वैल्यू आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश से आवेशित अचालक प्लेट समांतर रखे गए हों तो उनके मध्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि इनके बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो लंबा भी हो गया, आप लोग मेहनत से पढ़ें, कहीं से अगर दिक्कत है तो जरूर कमेंट करें।
और साथ ही साथ कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करें, उससे हम लोगों का एक हौसला बढ़ता है आप लोगों को और अच्छा बेहतर पढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो और इस चैप्टर का आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।